साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस के द्वारा जो आईएएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, उसके टेस्ट नंबर 4 को हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जो कि ज्योग्राफी से संबंधित है। और इस वीडियो में हम लोग इस टेस्ट नंबर 4 के प्रारंभ के 50 क्वेश्चन को पूरे व्याख्या के साथ देखेंगे और नेक्स्ट 50 क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं इसको। और इसमें जो आपका पहला प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति को ब्रिटिश तुल्य जलवायु में मार्केट गार्डनिंग अर्थात बाजार के लिए सब्जी खेती के विकास के लिए अनुकूल माना जा सकता है। यहाँ पर आप दो कथन दिए गए हैं। पहला है अत्यधिक औद्योगिकीकृत और उच्च जनघनत्व, दूसरा है परिवहन का उत्तम नेटवर्क। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर हमें चुनना है। तो इसका जो सही उत्तर आपका होगा वो सी ऑप्शन अर्थात 1 और 2 दोनों ही सही हैं। तो यहाँ देखिए, मार्केट गार्डनिंग अर्थात बाजार के लिए सब्जी खेती ये नगदी फसलों के रूप में फलों, सब्जियों एवं फूलों के अपेक्षाकृत छोटे पैमाने पर उत्पादन को संदर्भित करता है। यह प्रायः सीधे उपभोक्ताओं व रेस्तरां को, जो रेस्टोरेंट होते हैं, उनको बेचा जाता है। और ध्यान रखिएगा, उत्तर पश्चिमी यूरोप में गहन मार्केट गार्डनिंग ऐसे कई विशिष्ट क्षेत्रों में की जाती है जहां जलवायु, मृदा, खेतों के लघु आकार एवं अन्य कारक कृषि के इस रूप के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं। और ध्यान रखिएगा, विश्व के कुछ सबसे अधिक जनघनत्व वाले भाग एवं औद्योगिक राष्ट्र जो हैं इस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल हैं। और चूंकि अधिकांश बागवानी फसलें शीघ्र ही नष्ट हो जाती हैं, अतः परिवहन का एक उत्तम नेटवर्क अपरिहार्य इसके लिए होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आधुनिक भारतीय भाषा परिवारों में से किसके बोलने वालों की संख्या भारत में सर्वाधिक है? तो आप चार ऑप्शन देखिए। इसमें जो चौथा ऑप्शन है डी, भारोपीय, इनकी संख्या जो है सर्वाधिक है। देखिए, भारत की ऑस्ट्रिक भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाई उपपरिवार से संबंधित हैं। ये मध्य या पूर्व एवं उत्तर पूर्वी भारत में बोली जाने वाली मुंडा या कोल समूह की भाषाओं तथा खासी व निकोबारियों जैसी मोन खमेर समूह की भाषाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये अति प्राचीन भाषाएं हैं जो आर्यों के आगमन के बहुत पहले से अस्तित्व में हैं। द्रविड़ दूसरा सबसे महत्वपूर्ण भाषा परिवार था। इसमें मुख्यतः दक्षिणी भारत में बोली जाने वाली भाषाएं शामिल हैं। इनमें लगभग 25% भारतीय आबादी सम्मिलित है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि भारत में भारतीय यूरोपीय, जिसे शॉर्ट में भारोपीय कहते हैं, ये भाषा बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है। यह कुल भारतीय जनसंख्या का लगभग 73% भाग है और यह भारत के भाषा समूहों में विशालतम है। इसमें उत्तरी एवं पश्चिमी भारत की सभी प्रमुख भाषाएं जैसे हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, राजस्थानी, असमिया, उड़िया, पहाड़ी, बिहारी, कश्मीरी, उर्दू एवं संस्कृत शामिल हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा तीसरे नंबर का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं। पहला है चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग है। दूसरा, भारत विश्व में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। तीसरा, गन्ने की फसल की पैदावार दक्षिणी भारत की तुलना में उत्तरी भारत में अधिक है। तो हमें बताना है इसमें कौन सा जो है ऑप्शन आपका सही है। तो आप देखिए, इसमें जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, केवल कथन एक सही है। तो देखिए, चीनी उद्योग जो है देश का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है और ब्राजील जो है विश्व में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला देश है। ठीक है, तो पहला तो सही है कि ये मौसमी उद्योग है, परंतु जो दूसरा है कि भारत विश्व में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है, नहीं, ब्राजील सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। और इसके अलावा याद रखिएगा, एक सेकेंड, वैश्विक गन्ने उत्पादन में भारत की भागीदारी लगभग 19% है। ठीक है, लेकिन यह देश में कुल फसली क्षेत्र के मात्र 2.4% भाग पर उगाया जाता है। और इसके साथ ही कच्चे माल की उपलब्धता ऋतु आधारित होने के कारण चीनी उद्योग एक क्या है, मौसमी उद्योग है। इसके साथ ही यह भी याद रखिएगा कि दक्षिण भारत की तुलना में उत्तरी भारत में फसल की उपज क्या होती है, वो कम है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में उपज निम्न है, जबकि महाराष्ट्र, कर्नाटक व तमिलनाडु में उपज अधिक है। इसके अलावा याद रखिए कि महाराष्ट्र देश में एक प्रमुख चीनी उत्पादक राज्य के रूप में उभरा है तथा देश में चीनी के कुल उत्पादन में इसकी भागीदारी जो है वो 1/3 से अधिक है। और उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। पहला आपका महाराष्ट्र है, दूसरा कौन सा है आपका
उत्तर प्रदेश है। और याद रखिए गन्ना भारहाशी वेट लूजिंग जो है फसल है। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कपास उद्योग के संदर्भ में सही है। तो आप चारों ऑप्शन पढ़िए। इसमें जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन मतलब उपयुक्त ए बी सी तीनों ही कथन क्या हैं, सही हैं। मतलब कपास भारहासी कच्चा माल नहीं है। दूसरा, कपास उद्योग अधिकांशतः बाजार आधारित उद्योग सही है। तीसरा, महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश अग्रणी कपास उत्पादक राज्य हैं। तो ये सारी चीज़ें सही हैं। और याद रखिएगा कि वर्ष 1854 में 1854 में मुंबई में पहली आधुनिक कपास मिल की स्थापना हुई थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है हाल ही में सुर्खियों में रहा प्राणवायु किससे संबंधित है। तो आप चारों ऑप्शन पढ़िए। इसमें जो सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन। यह जो प्राणवायु है यह कम लागत वाले पोर्टेबल वेंटिलेटर्स हैं। ठीक है, यह एक क्लोज्ड लूप वेंटिलेटर है जो दबाव व प्रवाह की दर को नियंत्रित करने वाली एक स्वचालित प्रक्रिया के साथ रोगी को आवश्यक मात्रा में वायु पहुंचा सकता है। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन गतिविधियों को गोल्ड कॉलर व्यवसाय कहा जाता है। तो आप चार ऑप्शन देखिए। इसमें जो सही उत्तर है पंचक गतिविधियां जो होती हैं, क्यूनरी जो फंक्शनरीज होती हैं, ये आपकी गोल्ड कॉलर व्यवसाय कहा जाता है। तो जो पंचक गतिविधियां होती हैं ऐसी सेवाएं जो नवीन एवं विद्यमान विचारों के सृजन, पुनर्व्यवस्था एवं विवेचन, आंकड़ा निर्वचन और नई प्रौद्योगिकियों के उपयोग एवं मूल्यांकन पर केंद्रित होता है। ठीक है, प्रायः गोल्ड कॉलर पेशेवरों के रूप में जानी जाने वाली ये गतिविधियां जो होती हैं तृतीय क्षेत्र के एक अन्य उपखंड का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसमें मुख्यतः वरिष्ठ व्यापार प्रबंधनकर्ता, सरकारी अधिकारियों, अनुसंधान वैज्ञानिकों, वित्तीय व कानूनी सलाहकारों आदि विशिष्ट व उच्च भुगतान वाले कौशल शामिल होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें आपके रेड कॉलर वर्कर होते हैं, ब्लू मतलब इसके अलावा जो होते हैं जो इस प्रकार से वर्गीकृत किए जाते हैं उसमें रेड कॉलर वर्कर होते हैं, ब्लू कॉलर वर्कर होते हैं, ब्लैक कॉलर है, पिंक कॉलर है, वाइट कॉलर है, येलो कॉलर है, आपके ग्रीन कॉलर है, ऑरेंज कॉलर है, ग्रे कॉलर है। इस प्रकार के वर्कर्स के रूप में से कैटेगराइज किया जाता है। यहाँ पर हम लोगों ने गोल्ड कॉलर व्यवसाय की बात की है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वैश्विक जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इसमें दो कथन दिए गए हैं। पहला है विगत सदी में विश्व जनसंख्या के दोगुना होने के समय में वृद्धि हुई है, मतलब दोगुना होने में के टाइम लगा है, वक्त लगा है, समय में वृद्धि हुई है। दूसरा, 20वीं सदी के आरंभ में विश्व की जनसंख्या अपने वर्तमान स्तर से आधे से भी कम थी। 20वीं सदी के आरंभ में विश्व की जनसंख्या अपने वर्तमान मतलब जो अभी मौजूदा है वर्तमान स्तर से आधे से भी कम थी। तो इसमें देखिए जो पहला कथन है वो सही नहीं, परंतु जो दूसरा कथन है वो सही है, अर्थात बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए डबलिंग टाइम अर्थात द्विगुणन अवधि वह समय होती है जो किसी जनसंख्या के आकार को दोगुना होने में लगता है। ठीक है, याद रखिएगा विश्व की जनसंख्या तीव्र गति से दोगुनी हो रही है और विगत एक सदी में द्विगुणन की मतलब दोगुना होने की अवधि जो है वो कम हुई है। तो पहला वाला आपका गलत हो जाता है। और ध्यान दीजिएगा कि 20वीं सदी के आरंभ में विश्व की जनसंख्या 2 अरब थी, 2 अरब अर्थात 2 बिलियन से कम थी, जबकि वर्तमान विश्व की जनसंख्या 7 अरब है। इसलिए 20वीं शताब्दी के आरंभ में विश्व की जनसंख्या अपने वर्तमान स्तर के आधे से भी कम थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहा इवेंट बॉट शब्द ये क्या है। तो आप चारों ऑप्शन आप पढ़िए। इसमें जो सही उत्तर है वो है आपका ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन जो है इसमें क्या है एंड्रॉयड। जो इवेंट बॉट क्या है, एंड्रॉयड फ़ोन उपयोगकर्ताओं की व्यक्तिगत वित्तीय जानकारी चुराने वाला एक मैलवेयर है। तो हाल ही में भारत की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERT ने इवेंट बॉट नामक एक नए मैलवेयर के विरुद्ध चेतावनी जारी की तथा CERT अर्थात कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के अनुसार मैलवेयर एंड्रॉयड फ़ोन उपयोगकर्ताओं से व्यक्तिगत वित्तीय जानकारी चुराता है। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है भारत में अवसादी वेषनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है भारत में अवसादी वेषन केवल जो है अपतटीय क्षेत्रों के समानांतर स्थित है। दूसरा, अवसादी वेषन तेल, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम का महत्वपूर्ण स्रोत है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही नहीं है, तो यहाँ नहीं बताना है। ठीक है, तो देखिए
पहली चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी ऑप्शन में यदि केवल कहीं पे लिखा हुआ हो केवल, तो वो मोस्ट प्रॉब्ली वो ऑप्शन गलत ही होता है। तो यहाँ पे पहला वाला जो कथन है वो गलत है, जबकि जो दूसरा कथन है वो सही है। तो सही गलत हमें ढूंढना है, तो केवल ऑप्शन ए जो है ये आपका सही हो जाएगा, मतलब पहला कथन गलत है। देखिए, भारत में 3.14 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत 26 औषधि बेसिन है। भारत के औषधि जो बेसिन है, इसमें स्थलीय एवं 200 मीटर जो बेसिन है इसका क्षेत्रीय विस्तार लगभग 1.79 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जिसमें स्थलीय एवं 200 मीटर आइसोबाद तक अपतटीय क्षेत्र भी शामिल है। इसके अलावा ये जो है ये स्थलीय, अपतटीय एवं गहरे जल वाले क्षेत्रों में विस्तृत है, केवल ये अपतटीय क्षेत्र में नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं आपको। पहला है, भारत में सतही जल का अधिकतम प्रतिशत जो है औद्योगिक क्षेत्र द्वारा उपयोग किया जाता है। दूसरा, भारत में भूजल का अधिकतम प्रतिशत जो है कृषि क्षेत्र द्वारा उपयोग किया जाता है। तो देखिए, इसमें आपका पहला कथन जो है वो गलत है, दूसरा कथन सही है, अर्थात बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, सतही जल एवं भूजल का अधिकांश उपयोग जो है कृषि क्षेत्र में किया जाता है। यह सतही जल का उपयोग, मतलब कृषि क्षेत्र जो है वो सतही जल का 89% एवं भूजल का 92% उपयोग करता है, जबकि औद्योगिक क्षेत्र जो है सतही जल के 2% एवं भूजल के 5% उपयोग तक ही सीमित है। और घरेलू क्षेत्र में भूजल की तुलना में सतही जल का उपयोग अधिक होता है, 9% होता है। जल के कुल उपयोग में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा क्या है, वो अधिक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। निम्नलिखित में से कौन से कारक भारत में ग्रामीण बस्तियों की प्रकृति निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं? तो आप देखिए, इसमें 3 कथन दिए गए। पहला, भूभाग की प्रकृति, बिल्कुल। जाति और लोगों की निर्जातिता, ये भी सही है। जल की उपलब्धता, ये भी सही है। मतलब तीनों ही जो कारक हैं वो आपके बस्तियों की प्रकृति निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। ठीक है, तो देखिए, भौतिक लक्षण के तौर पे भूभाग की प्रकृति, ऊंचाई, जलवायु एवं जल की उपलब्धता, ये कारक होते हैं। सांस्कृतिक एवं मानव जातीय कारक में सामाजिक संरचना, जाति और धर्म होते हैं। सुरक्षा संबंधी कारक में चोरी एवं डकैती, सुरक्षा, ये सब कारक भी इसमें शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा या से धात्विक खनिज है? ठीक है, कौन सा इसमें धात्विक खनिज है? तो देखिए, जो तांबा है और आपका जो बॉक्साइट है ये धात्विक खनिज है, जबकि ग्रेफाइट और चूना पत्थर धात्विक खनिज के अंतर्गत नहीं आएंगे। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो एक सेकेंड, देखिए, धातुओं के जो स्रोत होते हैं वो धात्विक खनिज है। लौह अयस्क, तांबा, सोना आदि से धातु प्राप्त होती है, इन्हें धात्विक खनिज की श्रेणी में शामिल किया जाता है। धात्विक खनिजों को लौह एवं अलोह धात्विक श्रेणी में, ठीक है, धात्विक खनिजों को लौह एवं अलोह धात्विक श्रेणी में विभाजित किया जाता है। वह सभी प्रकार के खनिज जिनमें लौह अंश समाहित होता है, जैसे कि लौह अयस्क, लौह धात्विक होते हैं, तथा ऐसे खनिज जिनमें लौह अंश नहीं होता है अलोह धात्विक खनिज की श्रेणी में शामिल होते हैं, जैसे तांबा, बॉक्साइट। तो तांबा जो है वो, तांबा बॉक्साइट क्या है, ये धात्विक तो है, परंतु धात्विक में भी ये अलोह धात्विक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। परमाणु ऊर्जा से संबंधित उद्योग पूर्णतः सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं। दूसरा, किसी भी उद्योग को लाइसेंस मुक्त क्षेत्र में निवेश करने के लिए सरकार की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखिए, इसमें कौन सा कथन सही है? तो इसमें दोनों ही कथन, पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं। ठीक है, तो जो वर्ष 1991 में 1991 में नई औद्योगिक नीति घोषणा की गई थी। इसके अलावा इस नीति, ये जो नीति 1991 में आई थी, इस नीति 3 मुख्य आयाम थे। पहला उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जिसे शॉर्ट में LPG कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली को सुरक्षा, सामरिक अथवा पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित 6 उद्योगों को छोड़कर सभी के लिए समाप्त कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 1956 में 1956 से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या जो है वो 17 से घटाकर 4 कर दी गई है।
और वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों में परमाणु ऊर्जा विभाग की अनुसूची में विनिर्दिष्ट पदार्थ तथा रेलवे शामिल हैं। तो इतनी ही चीज़ें, परमाणु ऊर्जा विभाग की अनुसूची में विनिर्दिष्ट पदार्थ तथा रेलवे, 3 चीज़ें शामिल हैं। इसके अलावा परिसंपत्तियों की प्रारंभिक सीमा को समाप्त कर दिया गया था। किसी भी उद्योग को लाइसेंस मुक्त क्षेत्र में निवेश करने से पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। उन्हें केवल निर्धारित प्रारूप में एक ज्ञापन प्रस्तुत करना होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। धान की सीधी बुआई तकनीक DSR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही या कौन से सही हैं? तो 2 कथन दिए गए। या नर्सरी से अंकुरित पौध की रोपाई के बजाय खेत में प्रत्यक्ष रूप से बीज की बुआई के माध्यम से धान की फसल उगाने की प्रक्रिया या तकनीक ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करती है। तो देखिए, ये दोनों ही कथन जो हैं पूरी तरीके से सही है। 1 और 2 दोनों ही सही हैं। तो देखिए, धान की सीधी बुआई पंजाब तथा हरियाणा को आगामी खरीफ मौसम के दौरान धान की रोपाई करने में मजदूरों की कमी का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से इस तकनीक को लाया गया है। तो DSR से अर्थात धान की सीधी बुआई से तात्पर्य उस प्रक्रिया से जिसके अंतर्गत नर्सरी से अंकुरित पौधे की रोपाई के बजाय खेत में प्रत्यक्ष रूप से बीज की बुआई से धान की फसल उगाई जाती है। ठीक है। DSR के अर्थात धान की सीधी बुआई के अंतर्गत जल को वास्तविक रासायनिक खरपतवार नाशकों से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। इसके लाभ क्या है? सिंचाई के लिए उपयोग होने वाले जल की बचत होती है, श्रम, ऊर्जा व समय की बचत होती है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी आती है। इसकी हानियाँ क्या है? इसकी हानियों में खरपतवारों का उच्च संक्रमण होता है। इसमें खरपतवारों सहित चावल की फसल का विकास होता है। मृदा जनित रोगाणुओं, सूत्र कृमि में वृद्धि होती है। पोषक तत्वों में इससे संबंधित अव्यवस्था होती है। पक्षियों तथा चूहों के प्रति अरक्षिता अर्थात सुभेद्यता होती है, मतलब ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। राइस ब्लास्ट, ब्राउन लीफ स्पॉट आदि रोगों के प्रति ये सुभेद होते हैं, वल्नरेबल होते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। निम्नलिखित में से किसे अन्वेषण के लिए सेल गैस बेसिन के रूप में चिन्हित किया गया है? तो आप देखिए, इसमें जो ऑप्शन है आपका खंभात, केजी बेसिन और असम अराकान, ये तीनों हैं। मतलब बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1 2 3 सिंधु नदी का बेसिन इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। तो देखिए, जो संभावित क्षेत्र हैं उसके तहत आपका खंभात बेसिन है, गोंडवाना बेसिन है, केजी बेसिन है, कावेरी बेसिन है, सिंधु गंगा बेसिन है, असम अराकान बेसिन है, ये इसमें शामिल है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहा जियो फेंसिंग किससे संबंधित है? तो इसमें आप 4 ऑप्शन देखिए। इसमें जो सी वाला ऑप्शन है, अवस्थित आधारित सेवा से जिसमें ऐप या सॉफ्टवेयर पूर्व योजनाबद्ध कार्रवाई को आरंभ करने के लिए GPS, RFID, वाईफाई या सेलुलर डेटा का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, ये संदर्भ क्यों आया था? घरों में क्वारंटाइन किए गए व्यक्तियों के विरुद्ध कई शिकायतें दर्ज की गई कि ये नियमों का पालन नहीं करते और ये बाहर घूम रहे हैं। इसी के संदर्भ में ये जो है, जो कर्नाटक सरकार थी, ऐसे रोगियों को जियो फेंसिंग, भू घेराव पर के माध्यम से उनकी निगरानी करने का कार्य किया गया। तो जियो फेंसिंग के बारे में जो सी ऑप्शन है वो पूरी तरीके से आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। परमाणु संयंत्र और संबंधित राज्य बताना है कि कौन सा सही या कौन सा गलत है। तो हमें जो सही है वो सुमेलित बताना है। देखिए, तारापुर जो है आपका महाराष्ट्र, रावतभाटा राजस्थान, परंतु कलपक्कम ये कर्नाटक में नहीं है, कैगा तमिलनाडु में नहीं है। कैगा आपका कर्नाटक में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है। तो 1 और 2 ही सही है, अर्थात सी वाला ऑप्शन आपका सही है। तो इस प्रकार से देखिए, यहाँ पे कुछ याद रखिएगा। थोरियम जो है मुख्यतः केरल और तमिलनाडु के समुद्र तटों की बालू में पाए जाने वाले मोनाजाइट और इल्मेनाइट से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, थोरियम जो है। और विश्व के सबसे समृद्ध मोनाजाइट निक्षेप केरल के पलक्कड़ व कोल्लम जिलों में, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के समीप तथा उड़ीसा में महानदी नदी के डेल्टा में पाए जाते हैं। और जो महत्वपूर्ण परमाणु ऊर्जा परियोजना जैसे कि तारापुर महाराष्ट्र में है, रावतभाटा राजस्थान में, कलपक्कम तमिलनाडु में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में, कैगा कर्नाटक में, काकरापाड़ा गुजरात में है। तो ये इस प्रकार से हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो देखिए,
जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत की इस अवस्था की विशेषता उच्च जन्म दर लेकिन ह्रासमान मृत्यु दर होती है, जिसके कारण जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि होती है। वर्तमान में केन्या और श्रीलंका जैसे देश इसी चरण में हैं। उपयुक्त परिच्छेद में जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत के निम्नलिखित में से किस चरण का वर्णन किया जा रहा है? तो इसमें द्वितीय चरण का वर्णन किया जा रहा है। 3 चरण होते हैं। दूसरे चरण में क्या होता है? दूसरी अवस्था में प्रजननशीलता अधिक रहती है। आरंभ में प्रजननशीलता अधिक रहती है, लेकिन समय के साथ यह कम होती जाती है। यह अवस्था घटी हुई मृत्यु दर के साथ आती है। मतलब इसमें क्या होता है? प्रजननशीलता तो अधिक रहेगी, परंतु मृत्यु दर जो होती है वो कम हो जाती है। स्वच्छता और स्वास्थ्य परिस्थितियों में सुधार से मृत्यु दर में गिरावट आती है। इस अंतर के कारण जनसंख्या में होने वाला शुद्ध योग भी अधिक होता है, अतः उच्च जन्म दर लेकिन ह्रासमान मृत्यु दर, मतलब मृत्यु दर में कमी होती है, जिसके कारण जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि होती है। द्वितीय अवस्था की यह विशेषता है। वर्तमान में केन्या और श्रीलंका जैसे देश इसी अवस्था में हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, बस्ती और क्षेत्र बताना है, इसको सुमेलित करना है। तो आप देखिए, परिक्षिप्त हिमाचल प्रदेश, गुच्छित बुंदेलखंड, पल्लीकृत गंगा का निचला मैदान, तीनों ही सुमेलित है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, भारत में परिचित या एकाकी बस्ती प्रारूप जो है ये सुदूर वनों में एकाकी झोपड़ियों या कुछ झोपड़ियों की पल्ली अथवा छोटी पहाड़ियों की ढालों पर खेतों या चारागाहों के रूप में दिखाई पड़ती हैं। और ये आपके मुख्यतः मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केरल के कई क्षेत्रों में इस प्रकार की बस्ती पाई जाती हैं। गुच्छित ग्रामीण बस्ती में क्या होता है? घरों का एक सहन या संकुलित संरचनाओं वाला क्षेत्र होता है। इस प्रकार के गांव में सामान्य निवास क्षेत्र सुस्पष्ट तथा आसपास के खेतों, खलिहानों और चारागाहों से पृथक होता है। ये आपका बुंदेलखंड वाला इलाका है, नागालैंड, मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र, नागालैंड, राजस्थान, यहाँ पर इस तरह के क्षेत्र दिखाई पड़ते हैं। पल्लीकृत बस्तियाँ क्या होती हैं? कई बार बस्ती भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक अनेक इकाइयों में विभाजित हो जाती हैं, किंतु उनका नाम एक रहता है। इन इकाइयों को देश के विभिन्न भागों में स्थानीय स्तर पर पन्ना, पाड़ा, पल्ली, नगला, डांडी आदि कहा जाता है। किसी बड़े गाँव का यह विभाजन प्रायः सामाजिक और निर्जातीय कारकों से प्रेरित होता है। इस प्रकार के गांव अधिकतर गंगा नदी के मध्य और निचले मैदान, छत्तीसगढ़ और हिमालय की निचली घाटियों में बहुतायत पाए जाते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। विश्व स्वास्थ्य सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 3 कथन दिए गए। इसमें WHO के सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडल भाग लेते हैं विश्व स्वास्थ्य सभा में। दूसरा, इसे वार्षिक रूप से जिनेवा में आयोजित किया जाता है। तीसरा, यह WHO की नीतियों और निर्णयों का कार्यान्वयन करता है। तो देखिए, इसमें केवल पहला और दूसरा कथन ही सही है। तीसरा कथन क्या? WHO की नीतियों और निर्णयों का कार्यान्वयन करता है, ये सही नहीं है। तो देखिए, विश्व स्वास्थ्य सभा विश्व स्वास्थ्य संगठन की निर्णय लेने वाली संस्था है। इसमें WHO के सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडल भाग लेते हैं और कार्यकारी बोर्ड द्वारा निर्मित की गई विशिष्ट स्वास्थ्य कार्यसूची पर ध्यान केंद्रित करते हैं। विश्व स्वास्थ्य सभा के मुख्य कार्य क्या हैं? इसमें पहला है संगठन की नीतियों को निर्धारित करना, महानिदेशक की नियुक्ति, वित्तीय नीतियों की निगरानी करना, प्रस्तावित कार्यक्रम बजट की समीक्षा करना और उसे अनुमोदित करना। विश्व स्वास्थ्य सभा प्रतिवर्ष जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित की जाती है और विश्व स्वास्थ्य सभा का 73वां या 73वां ऑनलाइन जो है मीटिंग वो संपन्न हुई है। इसके अलावा याद रखिएगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्यकारी बोर्ड जो है विश्व स्वास्थ्य सभा के निर्णयों और नीतियों को परिवर्तित करने, जो कार्यकारी बोर्ड होता है वो विश्व स्वास्थ्य सभा के निर्णयों और नीतियों को परिवर्तित करने, इसके लिए परामर्श देने और इसकी गतिविधियों में सहायता प्रदान करने का कार्य करता है, ना कि विश्व स्वास्थ्य सभा WHO की नीतियों और निर्णयों को कार्यान्वयन करती है। तो याद रखिएगा, कौन करती है? कार्यकारी बोर्ड करती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ट्रक फार्मिंग का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? आप चारों कथन पढ़िए आराम से। इसमें जो पहला वाला कथन है वो सही है। ये जो ट्रक फार्मिंग क्या है? इस प्रकार की कृषि में कृषक को सब्जी उत्पादन में विशेषज्ञता प्राप्त होती है। ठीक है, वहाँ इस प्रकार की खेती को ट्रक फार्मिंग के रूप में जाना जाता है। चूंकि बाजार से ट्रक फार्मिंग की दूरी ट्रक द्वारा रात भर में तय की जा सकने वाली दूरी से निर्धारित होती है, इसलिए इसे ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। लौह और इस्पात उद्योग संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन हैं। लौह और इस्पात उद्योग में उपयोग किए जाने वाला संपूर्ण कच्चा माल गैर स्थूल अर्थात भार में ह्रास वाले प्रकृति का होता है। भारत में सभी इस्पात संयंत्र कच्चे माल स्रोतों के इस जो सोर्स है उसके निकट में अवस्थित हैं। तो देखिए, जहाँ सभी हो, केवल हो, ये कथन अधिकतर सही नहीं होता है। तो इसमें देखिए 22 में दोनों ही कथन आपके सही नहीं हैं।
तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सभी कच्चे माल जो होते हैं इसके स्थूल प्रकृति के होते हैं, इसलिए लौह और इस्पात संयंत्र की अवस्थिति के लिए सबसे अच्छा स्थान कच्चे माल के निकट होता है, कच्चे माल के निकट होता है। और जितने भी आपके हैं वो सबके सब जो हैं वो कच्चे माल स्रोतों के निकट अवस्थित नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। भारत में श्रम बल की भागीदारी में लिंगानुपात के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है और बताना है कौन सा या कौन से कथन सही हैं। तो देखिए, भारत में शहरी क्षेत्रों में श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी जो है पुरुषों से अधिक है। दूसरा, भारत में पुरुषों की तुलना में प्राथमिक क्षेत्रक में कार्यरत महिलाओं की संख्या अधिक है। भारत में पुरुषों की तुलना में प्राथमिक क्षेत्रक में कार्यरत महिलाओं की संख्या अधिक है। तो देखिए इसमें जो है दोनों ही कथन जो है वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए पश्चिमी देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में पश्चिमी देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या अधिक है और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है। नेपाल, पाकिस्तान और भारत जैसे देशों में यह स्थिति इसके विपरीत है। इसके अलावा पुरुष प्रवास की प्रधानता के कारण जो एशियाई शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात जो है वो पुरुष प्रधान बना रहता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो डी ऑप्शन है वो आपका सही है, मतलब दोनों ही कथन आपके सही नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो 24 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह प्रतिवर्ष विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। इसकी गणना स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के सांकेतिकों के ज्यामितीय माध्य के रूप में की जाती है। तो इसमें देखिए पहला कथन सही नहीं परंतु दूसरा कथन सही है। क्यों? क्योंकि ये जो मानव विकास सूचकांक इसे वर्ल्ड बैंक नहीं जारी करता, बल्कि संयुक्त राष्ट्र विकास जो कार्यक्रम है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा के मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय द्वारा निर्मित किया जाता है और इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। और इसे सर्वप्रथम 1991 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा इस मानव विकास रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया था। और ये जो मानव विकास सूचकांक है ये 3 इसके आयाम होते हैं। पहला है आपका स्वास्थ्य, ठीक है, फिर शिक्षा है और तीसरा है जीवन स्तर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। भूमध्य सागरीय प्रदेश में कृषि क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए भूमध्य सागरीय भूभाग को विश्व के फलोद्यान के रूप में जाना जाता है। अंगूर की खेती भूमध्य सागरीय क्षेत्र का पारंपरिक व्यवसाय है। पर्वतीय क्षेत्रों में ऋतु प्रवास का व्यापक रूप से प्रचलन है। तो इसमें देखिए तीनों ही कथन पूरी तरीके से आपके सही हैं। तीनों ही कथन आपके क्या हैं? वो सही हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश विश्व के खट्टे फलों के निर्यात में 70% भागीदारी करता है, इसलिए इस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान के रूप में जाना जाता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में 85% अंगूर की खेती की उपज का उपयोग वाइन अर्थात शराब के उत्पादन में किया जाता है और यह विश्व उत्पादन का लगभग 3/4 भाग है। यह पारंपरिक रूप से अंगूर की वाणिज्यिक खेती की जाती है यहाँ पर, और कम गुणवत्ता वाले अंगूर को सूखे अंगूरों के रूप में संरक्षित किया जाता है और निर्यात किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। जल संभर वाटर शेड प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 3 कथन है। इसमें केवल सतही जल का कुशल प्रबंधन और संरक्षण सम्मिलित है। दूसरा, इसमें भंडारण और पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण सम्मिलित है। तीसरा, सामुदायिक भागीदारी वाटर शेड प्रबंधन का महत्वपूर्ण घटक है। तो देखिए पहले कथन में देखिए यहाँ पे केवल शब्द है, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये गलत है। तो पहला गलत हो गया, दूसरा और तीसरा आपका सही है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जल संभर वाटर शेड प्रबंधन से तात्पर्य धरातलीय और भौम जल संसाधनों के कुशल प्रबंधन और संरक्षण से है, ठीक है, केवल सतही जल से नहीं है। और जल संभर विकास की सफलता मुख्य रूप से सामुदायिक भागीदारी के सहयोग पर निर्भर करती है। इसके अलावा याद रखिएगा हरियाली जो एक कार्यक्रम है यह केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित जल संभर विकास परियोजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या को पेयजल, सिंचाई, मत्स्य पालन और वनीकरण के लिए जल का संरक्षण करने में सक्षम बनाना है। इस परियोजना का क्रियान्वयन ग्राम पंचायतों द्वारा लोगों की भागीदारी से किया जा रहा है। इसके अलावा याद रखिएगा नीरू मीरू कार्यक्रम जो है
नीरू का मतलब जल होता है और मीरू का मतलब आप होता है। मीरू कार्यक्रम आंध्र प्रदेश का है और अरवरी जल संसद ये राजस्थान के अलवर में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत लोगों की भागीदारी के माध्यम से विभिन्न जल संचयन संरचनाओं जैसे कि अंतःस्थिरण तालाबों, ताल की खुदाई की गई और चेक डैम आदि का निर्माण किया गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार किसी निश्चित क्षेत्र की जनसंख्या उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित होती है। पूर्ण जनसांख्यिकी चक्र के दौरान ग्रामीण खेतिहर समाज का नगरीय और औद्योगिक अर्थव्यवस्था में रूपांतरण हो जाता है। तो ये दोनों ही कथन आपके सही हैं, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन करने और भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जा सकता है। यह सिद्धांत व्यक्त करता है कि जब समाज ग्रामीण खेतिहर और अशिक्षित अव्यवस्था से उन्नति करके नगरीय औद्योगिक और साक्षर समाज बनता है, तब उस क्षेत्र की जनसंख्या उच्च जन्म और उच्च मृत्यु से निम्न जन्मों और निम्न मृत्यु की स्थिति में परिवर्तित हो जाती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित धर्मों को भारत में उन्हें मानने वाले लोगों की संख्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपका मुस्लिम आएंगे, फिर आपके ईसाई आएंगे, फिर सिख आएंगे, फिर बौद्ध आएंगे। तो अर्थात सी ऑप्शन 3214 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध। तो देखिए, विगत दशक अर्थात 2001 से 2011 के मध्य में विभिन्न धर्मों की जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट आई। हिंदू जनसंख्या की वृद्धि दर पिछले दशक अर्थात 1991 से 2001 के से अगर कंपेयर करें तो ये 19.92 से के घट करके ये 16.76% हो गई, जबकि मुस्लिम जनसंख्या की वृद्धि दर 29.52% से घट करके 24.6% हो गई है। और मुस्लिमों की जनसंख्या की वृद्धि दर में इतनी तीव्रता से गिरावट विगत 6 दशकों में नहीं हुई है। ईसाई जनसंख्या की वृद्धि दर 15.5% घटी है। जनसंख्या की वृद्धि दर जो है वो ये भी घटी है, घटकर कितनी हुई है 15.5% होगी। जबकि सिख जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है 8.4% है। और वहीं जैन समुदाय की वृद्धि दर कितनी है 5.4% है। और ये सबसे कम वृद्धि दर वाली समुदाय है। आगे चलते हैं, पंचम क्रियाकलाप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आप देखिए, उच्चतम स्तर के निर्णय लेने वाले या नीति निर्माता पंचम क्रियाकलापों को निभाते हैं। इसके बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, सही है। बैंकिंग व विधि परामर्श पंचम क्रियाकलापों के प्रमुख उदाहरण हैं। तो ये दोनों ही सही हैं, अर्थात सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से भूमध्य सागरीय प्रदेशों में फलोत्पादन की कृषि हेतु अनुकूल कारक हैं। तो आप देखिए, लंबी और धूपयुक्त कृषि ग्रीष्म ऋतु फलों को आसानी से पकने में सहायता करती है, बिल्कुल सही है। फलदार वृक्षों की जड़ें लंबी होती हैं जो उन्हें शुष्क मौसम में जीवित रहने में सक्षम बनाती है, सही है। कई फलदार वृक्षों की मोटी कठोर छाल अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन को प्रतिबंधित करती है, ये भी सही है। अर्थात तीनों ही कथन यहाँ पे सही हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कुछ चीज़ें और याद रखिएगा, जैसे भूमध्य सागरीय जलवायु के बारे में देखें तो भूमध्य रेखा के उत्तर व दक्षिण में 30 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री के मध्य महाद्वीपीय भूभाग के पश्चिमी भाग तक ये सीमित होता है। और इस प्रकार की जलवायु का मूल कारण जो होता है वो पछुआ पवन पेटियों का स्थानांतरण होता है। पछुआ पवन पेटियों का स्थानांतरण होता है। और याद रखिएगा, इसे शीतकालीन वर्षा वाली जलवायु कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा शीतकाल में होती है, मतलब ठंडी के मौसम में होती है। और वर्षा भारी बौछारों के साथ होती है और इस अवधि के मध्य में केवल कुछ ही दिन चमकदार धूप वाले होते हैं। और ये जो विशेषता है ये भूमध्य सागरीय शीतकालीन वर्षा की विशेषताओं के अंतर्गत आती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पे हमें खनिज और संबद्ध राज्य को सुमेलित करना है। तो देखिए, अभ्रक झारखंड, तांबा आपका राजस्थान, सही है। एंथ्रेसाइट कोयला ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। लिग्नाइट कोयला होता वो तमिलनाडु होता। तो यहाँ पे सी तीसरा वाला गलत है, 1 2 सही है, अर्थात ए ऑप्शन आपका वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। भारत की जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर में स्वतंत्रता के पश्चात निरंतर वृद्धि हो रही है, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा,
विगत शताब्दी के में भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि में कभी गिरावट दर्ज नहीं की गई, ये भी गलत है। अर्थात डी ऑप्शन आपका सही है कि ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है। देखिए 1981 के पहले तक जो है जनसंख्या वृद्धि जो रही है 10 की वृद्धि वो बढ़ती रही, परंतु 1981 से पहले 71 में जो था ये आपका 24.8% की दर से ये 10 की वृद्धि हो रही थी, परंतु 81 में ये घट करके 24.66 हो गई है। फिर 91 में 23.85 हो गई, फिर 2001 में जो है ये 21.34 हो गई, और फिर 2011 में कितनी हो गई 17 समथिंग हो गई है। ठीक है, और इसके अलावा यदि आप दूसरा कथन देखें तो देखिए भारत की जनसंख्या में वर्ष 1911 से 1921 के मध्य में 1911 से 1921 के मध्य में -0.31% की वृद्धि अर्थात इतनी गिरावट दर्ज की गई थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में 10 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य हवाई सेवा अत्यंत सीमित है, क्यों? तो 3 कारण दिए गए, निम्न जनसंख्या घनत्व के कारण, स्थल परिवहन के अन्य साधनों को सहायता प्रदान करने वाली उच्च महाद्वीपता के कारण, तीसरा निम्न आर्थिक विकास के कारण। तो इसमें देखिए पहला वाला कथन सही है और तीसरा कथन सही है, अर्थात आपका जो बी ऑप्शन है वो सही है। देखिए ये जो 10 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है अर्थात दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहे हैं ये, तो उत्तरी गोलार्ध की यदि बात करें तो उत्तरी गोलार्ध के कुछ भागों में जनसंख्या के उच्च घनत्व एवं आर्थिक विकास के कारण बहुधा परिवहन के त्वरित साधनों की उच्च मांग होने से हवाई सेवाएं बेहतर तरीके से विकसित हुई, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में विरल जनसंख्या तथा निम्न आर्थिक विकास के कारण मांग का अभाव पाया जाता है। और इसके अलावा महाद्वीपता का निम्न विस्तार तथा बृहद जल निकायों की उपस्थिति जो है ये दक्षिणी गोलार्ध की मुख्य विशेषता है। मतलब दक्षिणी गोलार्ध में महाद्वीपता का अभाव पाया जाता है, उच्च महाद्वीपता नहीं है, अतः यहाँ हवाई पट्टियों का निर्माण एक कठिन कार्य है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे, भारत में निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं? तो आप देखिए मुंबई पुणे प्रदेश सही है, विशाखापट्टनम गुंटूर प्रदेश ये भी है, छोटा नागपुर प्रदेश ये भी, परंतु अंबाला अमृतसर प्रदेश जो है ये आपका लघु औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, ये प्रमुख औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो देश में उद्योगों का भौगोलिक वितरण असमान है, वो अनुकूल अवस्थितिकी कारकों के कारण कुछ निश्चित स्थानों पर संकेंद्रित हो जाते हैं। जैसे प्रमुख औद्योगिक प्रदेश में आपका ये जो 3 है, इसके अलावा हुगली प्रदेश, बेंगलुरु तमिलनाडु प्रदेश, गुजरात प्रदेश है, गुरुग्राम दिल्ली मेरठ प्रदेश है, कोल्लम तिरुवनंतपुरम प्रदेश है, जबकि लघु औद्योगिक प्रदेशों में अंबाला अमृतसर है, सहारनपुर मुजफ्फरनगर बिजनौर ये है, इंदौर देवास उज्जैन है, जयपुर अजमेर है, कोल्हापुर दक्षिणी कन्नड़ है, उत्तरी मालाबार है, मध्य मालाबार है, आदिलाबाद निजामाबाद है। इसके अलावा 13 हैं, ये जो लघु वाले हैं 13 हैं, इलाहाबाद बनारस मिर्ज़ापुर है, भोजपुर मुंगेर है, बिलासपुर कोरबा है, दुर्ग रायपुर है, ब्रह्मपुत्र घाटी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे, हिमालय में गुज्जर, बकराल, गद्दी और भोटिया जैसी कुछ जनजातियाँ प्रत्येक ऋतु में ग्रीष्मकाल में मैदानों से पहाड़ों की ओर और शीतकाल में ऊंचाई वाले क्षेत्रों से मैदानों की ओर प्रवास करती हैं। उपयुक्त कथन में निम्नलिखित में से किस प्रथा का वर्णन किया गया है? तो ये जो प्रक्रिया होती है ऋतु प्रवास कहलाती है। क्या कहलाती है? ऋतु प्रवास कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 36 में चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए, दलहन की खेती के अधीन बोया गया क्षेत्र तिलहन और मोटे अनाजों की खेती के अधीन बोए गए क्षेत्र से अधिक है। ये कथन आपका सही नहीं है। दूसरा, गेहूं की खेती के अधीन बोया गया क्षेत्र सर्वाधिक है, ये भी सही नहीं है। तीसरा, जूट की खेती के अधीन बोया गया क्षेत्र कपास की खेती के अधीन बोए गए क्षेत्र से कम है, ये सही है। अर्थात केवल बी वाला ऑप्शन, केवल कथन 3 ये सही है। तो देखिए पहला जो है, आप देखिए देश के कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग 11% भाग जो है दलहन की खेती के अधीन आती है, जबकि दलहन की खेती के अधीन 11% भाग है, जबकि आप तिलहन की फसल जो है वो 14% भाग में बोई जाती है, और आपका मोटा अनाज जो है 16.5, तो 14 और 16.5 मिला देंगे तो ऑलरेडी वो 11% से अधिक है। जबकि जो चावल है, धान की खेती, वो सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाती है, दूसरे नंबर पे गेहूं आती है। और कपास की बात करें तो कपास जो है देश के अर्धशुष्क क्षेत्रों में खरीफ के मौसम में बोई जाने वाली एक उष्णकटिबंधीय फसल है। यह कुल शस्य क्षेत्र के लगभग 4.5% भाग पर कपास बोया जाता है, जबकि यदि आप इसकी बात करें जूट की, तो ये कुल शस्य क्षेत्र का केवल 0.5% भाग पर बोया जाता है। तो इस प्रकार से आपका जो तीसरा कथन है वो सही है, बाकी दोनों कथन गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश हिम तेंदुआ रेंज के देशों के भाग हैं? देखिए मंगोलिया, रूस, अफगानिस्तान, भारत, ये चारों के चारों शामिल हैं, अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कुल आपके
12 हिम तेंदुआ रेंज वाले देश हैं, जिसमें भारत, मंगोलिया, रूस, चीन, भूटान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये 12 देश शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है। कोयला भारत की आधे से अधिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। दूसरा, भारत का अधिकांश कोयला भंडार गैर कोकिंग श्रेणी का है। तो दोनों ही जो हैं वो बिल्कुल ही सही हैं, अर्थात सी ऑप्शन सही है। देखिए, कोयला जो है देश की ऊर्जा आवश्यकताओं के 55% की पूर्ति करता है, तो पहला कथन सही हो गया। और दूसरी चीज़ याद रखिए कि भारत में कोयले के 3 प्रकार पाए जाते हैं, मतलब मोस्टली जो है कोयले के 3 ही प्रकार होते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रेसाइट होता है, उससे थोड़ा खराब बिटुमिनस और सबसे खराब लिग्नाइट होता है। ठीक है, और ये जो कोयले का जो वर्गीकरण है ये कोयले में विद्यमान कार्बन की मात्रा के आधार पर होता है। एंथ्रेसाइट कोयले में जो सबसे बेहतरीन कोयला होता है, इसमें कार्बन की मात्रा 80 से 98% होती है, तथा बिटुमिनस कोयले में कार्बन की मात्रा 60 से 80% होती है, जबकि लिग्नाइट कोयले में केवल 20 से 60% कार्बन होता है। और जो आपका एंथ्रेसाइट कोयला है ये आपका भारत में केवल जम्मू और कश्मीर में प्राप्त होता है, जम्मू और कश्मीर में प्राप्त होता है। इसके अलावा भारत में लगभग जो बिटुमिनस कोयला है, जिसमें कार्बन की मात्रा लगभग 60 से 80% होती है, भारत में लगभग 80% कोयला जो है वो कोयले का जो भंडार वो बिटुमिनस प्रकार का है। और ये जो बिटुमिनस प्रकार का ये गैर कोकिंग श्रेणी का होता है, तो दूसरा वाला भी कथन सही है। और बिटुमिनस वाले में आपका जल, वायु, हाइड्रोजन व सल्फर जो होता है, मतलब 60 से 80% तो आपका कार्बन होता है, जो शेष होता है वो जल, वायु, हाइड्रोजन व सल्फर होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। यहाँ पे फसल और वृक्ष और अग्रणी उत्पादक देश से मैच कराना। तो देखिए, पाम ऑयल इंडोनेशिया ये सही है, परंतु जूट में भारत है, सागौन में आपका कौन सा देश है? भारत नहीं, म्यांमार है। तो आपका केवल पहला वाला कथन सही है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो देखिए, इंडोनेशिया जो है पाम ऑयल अर्थात ताड़ के तेल में शीर्ष उत्पादक है, दूसरे पे मलेशिया है, और दोनों मिलकर के वैश्विक पाम उत्पादन का लगभग 84% 84% की भागीदारी करते हैं। और जूट उत्पादन में लगभग पूर्णतः भारत का बांग्लादेश में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्रों तक यह सीमित है। और भारत का जूट उत्पादों का विश्व में सबसे बड़ा, भारत जो है कच्चे जूट उत्पादों का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यदि कच्चे जूट के मामले में देखें तो ये वैश्विक योगदान जो भारत का है वो 50% का है, जबकि जूट उत्पादों में 40% है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 2 कथन दिए गए हैं। प्रवास लोगों के केवल रोजगार की तलाश में ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन की स्थिति में होता है। दूसरा, भारत में अंतिम निवास स्थान के आधार पर अंतर्राज्यीय ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास में महिलाओं का प्रभुत्व है। तो पहला देखिए यहाँ पे केवल शब्द लिखा हुआ है, तो ये गलत ही है। ठीक है, दूसरा वाला सही है। तो आपका कथन केवल कौन सा? केवल 2 सही है, था बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, प्रवास जो है स्थायी, अस्थायी व मौसमी हो सकता है। प्रवास ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से नगरीय, नगरी से नगरी तथा नगरी से ग्रामीण क्षेत्र की ओर हो सकता है। और याद रखिएगा कि आर्थिक कारणों की वजह से अंतर्राज्यीय, एक राज्य से दूसरे राज्य, अंतर्राज्यीय ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र की ओर प्रवास में पुरुषों की संख्या सर्वाधिक होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। आखेट और भोजन संग्रह, पशुचारण, मत्स्य पालन, वानिकी, खनन और उत्खनन। उपयुक्त में से कौन सी गतिविधियां प्राथमिक क्रियाएं मानी जाती हैं? तो ये सारी क्रियाएं प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के विभिन्न संसाधनों जैसे भूमि, जल, वनस्पति, भवन निर्माण सामग्री एवं खनिज इत्यादि के उपयोग को संदर्भित करती हैं। इस प्रकार इन क्रियाओं के अंतर्गत आखेट, भोजन संग्रह, पशुचारण, मत्स्य पालन, वानिकी, कृषि एवं खनन तथा उत्खनन कार्य सम्मिलित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां विषुवत रेखीय प्रदेशों में बागवानों की स्थापना में सहायक हैं? तो आप देखिए, अनुकूल उष्ण और आर्द्र जलवायु, पोषक तत्वों से समृद्ध उष्णकटिबंधीय मृदा, वृक्ष से संबंधित रोगों की अपेक्षाकृत अल्प समस्या। तो इसमें केवल पहला वाला ही कथन सही है और बाकी दो हैं वो गलत हैं। देखिए, उष्ण व आर्द्र जलवायु औद्योगिक विश्व के लिए महत्वपूर्ण कुछ विशिष्ट फसलों जैसे कि रबर, नारियल, चाय आदि की कृषि के लिए अत्यधिक अनुकूल सिद्ध हुई हैं। अत्यधिक पतझड़ तथा जीवाणुओं द्वारा पत्तियों के अपघटन के बावजूद जो आपका ये विषुवत रेखीय क्षेत्र होता है, यहाँ की मृदा पोषक तत्वों से समृद्ध नहीं होती, क्योंकि मूसलाधार वर्षा शीघ्र ही मृदा के अधिकांश पोषक तत्वों को बहा ले जाती है और मृदा का अपकर्षण तीव्रता से होता रहता है। तो दूसरा कथन आपका गलत हो गया।
तीसरे कथन को देखें तो विषुवत रेखीय परिस्थितियां कीटाणुओं व जीवाणुओं के लिए आदर्श होती हैं तथा आर्द्र पवनों के द्वारा ये आसानी से प्रसारित होते हैं। कीट तथा परोपजीवी न केवल बीमारियां फैलाते हैं अपितु फसलों के लिए भी हानिकारक होते हैं, जैसे कि कॉफी की कृषि से संबंधित बेरी रोग। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहा ज्वलनशील पदार्थ स्टाइरिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए। पहला, यह ज्वलनशील पदार्थ है जिसका उपयोग पॉलीस्टीरीन प्लास्टिक, फाइबरग्लास, रबड़ और लेटेक्स के विनिर्माण में किया जाता है। दूसरा, यह वाहनों के धुएं, सिगरेट के धुएं तथा फलों और सब्जियों जैसे प्राकृतिक खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। तीसरा, यह अत्यधिक विषैला पदार्थ है जो श्वसन प्रणाली पूर्णतया विफल कर सकती है। तो ये तीनों ही कथन जो हैं इसके संबंध में पूर्णतया सही हैं। तो देखिए, ये चर्चा में क्या होता है कि आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम शहर में हुए स्टाइरिन गैस रिसाव में 11 लोगों की मृत्यु हुई। यह रिसाव दक्षिण कोरियाई इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों की एक बड़ी कंपनी LG के स्टाइरिन संयंत्र में हुआ था। स्टाइरिन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र C8H8 होता है। यह बेंजीन C6H6 का यौगिक है। इसे तरल रूप में कारखानों में संग्रहित किया जाता है। यह 20 डिग्री सेल्सियस या अधिक तापमान में सरलता से वाष्पीकृत हो जाता है या वाष्पित हो जाता है, अतः इसे इससे कम तापमान पर रखना पड़ता है। यह एक ज्वलनशील पदार्थ है जिसे पॉलीस्टीरीन, ये जो तीनों कथन है ये इसी के संबंध में बताए गए हैं। इसके अलावा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि खतरनाक रसायनों के निर्माण, भंडारण और आयात संबंधी नियम 1989 के अनुसार स्टाइरिन गैस को एक विषाक्त खतरनाक रसायन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। लंबे समय तक इस पदार्थ के संपर्क में रहने से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को अत्यधिक क्षति हो सकती है और यह परिधीय तंत्रिका विकृति जैसी अन्य संबंधित समस्याओं को उत्पन्न कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं। कई सरकारी कार्यक्रमों से संबंध एजेंसी के रूप में राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये शॉर्ट में NRIDA कहते हैं। पहला, यह ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एजेंसी है और इसने हाल ही में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए कायर जियो टेक्सटाइल के उपयोग की घोषणा की है। तो दोनों ही कथन बिल्कुल ही सही हैं। देखिएगा, याद रखिएगा, ये जो राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी है ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत कार्यरत एक एजेंसी है। ये कोई सांविधिक निकाय नहीं है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिग्नाइट कोयले में लगभग 20 से 40% कार्बन होता है। इसमें आर्द्रता और सल्फर का प्रतिशत अधिक होता है। लिग्नाइट का भारत में कुल कोयला उत्पादन में लगभग 1 से 1.5% योगदान है। तो ये तीनों ही कथन जो है पूरी तरीके से सही हैं, अर्थात 1, 2, 3 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देश का सबसे बड़ा लिग्नाइट निक्षेप तमिलनाडु राज्य के नवेली में पाया जाता है और टर्सरी कोयले के कुल उत्पादन में इसका हिस्सा लगभग 57 से 58% है, 57 से 58% है और इस प्रकार कुल कोयला उत्पादन में इसका योगदान मात्र 1 से 1.5% तक होता है। इसे कोयले की सबसे निम्न श्रेणी माना जाता है क्योंकि इसमें ऊष्मा का अंश अपेक्षाकृत कम होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन से कारक जनसंख्या के वृद्ध होने में योगदान देते हैं? पहला, जनन दर में गिरावट, दूसरा जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, तीसरा कार्यशील आयु की जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि। तो पहले दो जो हैं जनन दर में गिरावट और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, ये जनसंख्या के वृद्ध होने में योगदान देते हैं, अर्थात ए ऑप्शन आपका 1, 2 सही हो जाएगा। जनसंख्या का वृद्ध होना, पॉपुलेशन एजिंग, वह प्रक्रिया है जिसके कारण वयोवृद्ध जनसंख्या का भाग अनुपातिक रूप से वृद्ध हो जाता है या बृहद हो जाता है, बढ़ जाता है। और ध्यान रखिए, कार्यशील जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि जनसंख्या के वृद्ध होने में योगदान नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। निम्नलिखित कारणों में से कौन सा या से समाना क्षेत्र में पशुपालन उद्योग के निम्न विकास के लिए उत्तरदायी है? पहला, अत्यधिक कम मांस या दूध उत्पादक निम्न गुणवत्ता वाली देशी नस्ल, दूसरा उष्णकटिबंधीय रोगों की व्यापकता, तीसरा कुछ जनजातियों द्वारा मवेशियों को प्रतिष्ठित पशु मानना और उनके वध का निषेध करना। तो तीनों ही कथन बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समाना को एक प्राकृतिक रूप से मवेशियों का देश कहा जाता है और इसके अधिकांश मूल निवासी वास्तव में चरवाहे या ग्रामीण हैं। मवेशियों से लोगों को दूध, रक्त और मांस प्राप्त होता है, लेकिन स्थानिक जेबू मवेशी दुबले पतले होते हैं और इनसे अत्यधिक कम मांस व दूध उत्पादित होता है। ठीक है, क्योंकि ये अफ्रीका की सीसी मक्खी या जिसे निद्रा रोग होती है, इसके जैसे उष्णकटिबंधीय रोगों के शिकार हो जाते हैं। अफ्रीकी सवाना में मसाई लोगों जैसे कुछ स्थानिक मूल के चरवाहे मवेशियों को प्रतिष्ठित पशु मानते हैं और उनके वध का निषेध करते हैं। इससे पशुपालन उद्योग के व्यवसायीकरण की दिशा में कठिनाई उत्पन्न हुई है। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं।
अंतर्देशीय जलमार्ग और मूल देश को हमें सुमेलित करना। देखिए इसमें राइन जलमार्ग जर्मनी ये सुमेलित नहीं है, डेन्यूब जलमार्ग फ्रांस ये सुमेलित नहीं है, वोल्गा जलमार्ग रूस ये सुमेलित है, अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए राइन जलमार्ग की बात करें तो राइन नदी नीदरलैंड और जर्मनी से होकर प्रवाहित होती है और नीदरलैंड में स्थित रॉटरडम से स्विट्जरलैंड स्थित बेसल तक 700 किलोमीटर की दूरी तक ये नौगम्य है, या स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड के औद्योगिक क्षेत्रों को उत्तरी अटलांटिक महासागर जलमार्ग से जोड़ता है। वहीं डेन्यूब जलमार्ग, ये डेन्यूब नदी का उद्गम जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से होता है। वोल्गा जलमार्ग की बात करें, यह रूस से आरंभ होता था, 11,200 किलोमीटर का नौगम्य जलमार्ग प्रदान करते हुए अंततः कैस्पियन सागर में समाहित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। हाल ही में लास्ट एट होम शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई जो आपदा, संघर्ष और हिंसा के कारण बच्चों के आंतरिक विस्थापन का पैमाना प्रस्तुत करती है। रिपोर्ट प्रकाशित की गई किसके द्वारा? यूनिसेफ के द्वारा प्रकाशित की गई। किसके द्वारा? यूनिसेफ अर्थात यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एजेंसी इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड यूनिसेफ के द्वारा यूएन द लास्ट एट होम नामक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। इस बात को याद रखिएगा। इसमें कहा गया है कि संघर्ष और हिंसा की तुलना में प्राकृतिक आपदाओं के परिणामस्वरूप नए विस्थापन अधिक हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उत्तरी अमेरिका में सड़क घनत्व विश्व में सर्वाधिक है। दूसरा, अफ्रीका में अंतर्देशीय जलमार्गों की लंबाई विश्व में सर्वाधिक है। तो पहला कथन सही है और दूसरा कथन सही नहीं है, तो केवल ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए यदि आप देखें मोटर वाहनों द्वारा यात्रा किए जाने योग्य विश्व की संपूर्ण सड़कों की लंबाई कितनी है? लगभग 15 मिलियन किलोमीटर है, जिसमें से उत्तरी अमेरिका में इस लंबाई का 33% भाग अवस्थित है। और वहीं गंगा ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली जैसी प्रमुख नदियों बिंजिंग, हांगजाओ, ग्रैंड कैनाल आदि के कारण एशिया में अंतर्देशीय जलमार्गों की लंबाई सर्वाधिक है, न कि अफ्रीका में। और यूरोप में रेल नेटवर्क जो है विश्व में सर्वाधिक सघन रेल नेटवर्कों में से एक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। आगे के 50 क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।